हाय फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं बात करूंगा प्लेंट के बारे में जो सीपीसी ऑर्डर 7 में दिया गया है। दोस्तों प्लेंट क्या होता है, इस दुनिया में जितने भी सिविल नेचर के केस होते हैं वो प्लेंट से ही शुरू होता है। प्लेंट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप ड्राफ्ट करके कोर्ट में फाइल करते हैं और उसके ऊपर जो जज है वो जजमेंट देता है। सबसे पहले तो आप प्लेंट फाइल करोगे। प्लेंट फाइल करने के बाद डिफेंडेंट जो है, जो सामने वाली पार्टी है, उसको कोर्ट जो है वो समन भेजती है। समन भेजने के बाद डिफेंडेंट अपियर होगा, उसके साथ ही वो रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल करेगा। फिर वो जो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट होता है उन दोनों को मिला के जो इशू फ्रेम होते हैं वो कोर्ट करती है। इशू फ्रेम करने के बाद आप जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल करते हैं, उसके बाद एविडेंस देते हैं और उसके बेसिस पे जजमेंट फाइल होता है। तो इन शॉर्ट जो भी सिविल नेचर के केस होते हैं वो प्लेंट से शुरू होते हैं। प्लेंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप कोर्ट में फाइल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेंट में क्या इंक्लूड होता है। प्लेंट जो है, सबसे पहले तो कोर्ट का नाम रहेगा, उसके बाद पार्टी के नाम रहेंगे ABC वर्सेस PQR, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा कि कौन से मैटर पे आप केस फाइल कर रहे हैं। फिर पॉइंट वाइज आप स्टोरी लिखेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, कि सामने वाली पार्टी ने मेरे से इतना पैसा ले लिया, सामने वाली पार्टी ये कर रही है, वगैरह वगैरह। लास्ट में फिर जुरिस्डिक्शन आता है, उसके बाद वेरिफिकेशन आता है। उस वेरिफिकेशन में प्लेंटिफ एज वेल एज जो प्लेंटिफ का वकील होता है, जो एडवोकेट होता है, दोनों का सिग्नेचर रहता है। उसके बाद आप जो है प्लेंट को कहाँ पे फाइल करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पता होना चाहिए। जुरिस्डिक्शन दो बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे अगर मैं दो एग्जांपल दे दूँ, एक तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, दूसरा होता है टेरिटोरियल। टेरिटोरियल मतलब क्या होता है, आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह पे नज़दीक में कौन सा कोर्ट है, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, मनी रिलेटेड जुरिस्डिक्शन होता है। अगर कोई केस ऐसे है जो 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है केस का, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल होगा, फिर उसके लिए आप लोअर कोर्ट में नहीं जाओगे। दूसरी बात करते हैं कि हाउ टू फाइल प्लेंट, मतलब केस को फाइल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आप एक बार आपका प्लेंट जो है वो ड्राफ्ट हो गया, फिर आपको कोर्ट में जाना है जहाँ पे आपका जुरिस्डिक्शन आता है। वहाँ पे एक फाइलिंग डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको प्लेंट फाइल करना है, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं वहाँ पे। और जो क्लाइंट है, जो प्लेंटिफ है, उसको भी वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है, जहाँ पे वो रजिस्टर और फाइल होता है। वो जो वहाँ पे जो पर्सन बैठा रहेगा वो आपसे सारी चीज़ें पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आपको पूरा नाम बताना है, क्या केस है, सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, कितना अमाउंट गया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको पूछेगा। फिर स्टैंप लगा के केस जो है वो फाइल हो जाता है। अब बात करते हैं लिमिटेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक लिमिटेशन एक्ट होता है जो हर केस में लागू होता है। अब जैसे अगर आप समरी सूट फाइल करते हैं तो आपको 3 साल का लिमिटेशन होता है, उसमें आपको केस फाइल करना पड़ता है। तो एक लिमिटेशन होता है जहाँ पे आपको केस फाइल करना पड़ता है। दूसरा होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्लेंट कब रिजेक्ट हो सकता है, अभी समझो आपने केस फाइल करते वक्त आपका प्लेंट में स्टैम्प बराबर नहीं लगा, या तो फिर आपने बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से ड्राफ्ट किया है, या तो फिर नेसेसरी पार्टी इंक्लूड नहीं है, या तो फिर जुरिडिक्शन ही नहीं है कोर्ट का, उस जुरिडिक्शन में आपने केस फाइल कर दिया। तो वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ जो होती है, वहाँ पे प्लेंट जो है वो आपका के डिसमिस हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि प्लेंट में क्या क्या होता है। दोस्तों प्लेंट एक ऐसी चीज़ है जब आपको सारी स्टोरी जो है पॉइंट वाइज कोर्ट को बतानी है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लेंट में सबसे पहले तो कोर्ट का नाम रहेगा, ऊपर बोल्ड लेटर में कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा। उसके नीचे पार्टी का नाम रहेगा। पार्टी मतलब कौन, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब प्लेंटिफ कौन होता है, जो केस फाइल कर रहा है। प्लेंटिफ के बारे में सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको, जैसे वो प्लेंटिफ का नाम क्या है, उसका एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। अगर एक प्लेंटिफ है तो आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा, अगर 4-5 प्लेंटिफ है तो आपको पांचों प्लेंटिफ का नाम लिखना पड़ेगा, साथ में आपको एज, ऑक्यूपेशन और एड्रेस तीनों चीज़ भी लिखनी पड़ेगी। और वर्सेस डिफेंडेंट। डिफेंडेंट जो होता है वो एक है तो ठीक है, आप नाम लिख दो और एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस लिख दो तो खत्म हो गई बात। अगर बहुत सारे डिफेंडेंट है तो आपको वही चीज़ करना है जो आपको मैंने प्लेंटिफ के लिए बताया। सारे डिफेंडेंट का नाम आएगा, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं नेम ऑफ द कोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे नाम है, कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, कोर्ट ऑफ मुंशीफ, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो इंडिया में बहुत सारी जगह पे है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया। तो जो भी आपका हाई कोर्ट बनता है उस हिसाब से आपको स्टेट भी मेंशन करना पड़ता है।
अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ क्या रहेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर एक प्लेंटिफ है तो एक ही प्लेंटिफ का नाम आएगा, उसका एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस सारा लिखना पड़ेगा। अगर बहुत सारे प्लेंटिफ है तो सारे प्लेंटिफ का नाम आएगा प्लस नेम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस, सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। वही चीज़ अगर अगर अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, कि अगर आप नाम बराबर नहीं लिखते हैं और एड्रेस बराबर नहीं लिखते हैं प्लेंटिफ के बारे में, तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप प्लेन फाइल करते हो, मतलब आप जो केस फाइल करते हैं, उसके बाद कोर्ट जो है वो समन भेजती है डिफेंडेंट को। अब समन भेजने के टाइम पे अगर एड्रेस आपने गलत मेंशन किया है तो समन जो है वो टाइम पे नहीं पहुंचेगा। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, इसलिए एड्रेस और नाम जो ऑक्यूपेशन है वो डालना ज़रूरी होता है। अब वही चीज़ जो है वो डिफेंडेंट के लिए अप्लाई होती है। डिफेंडेंट अगर एक है तो एक ही डिफेंडेंट का नाम आएगा, जाहिर सी बात है। नेम, ऑक्यूपेशन, एज, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर बहुत सारे डिफेंडेंट है तो नंबर वाइज आपको सारे डिफेंडेंट को इंक्लूड करना है जो प्लेन फाइल करने के टाइम पे, और उसके साथ साथ नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, और डॉट 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 करके डिफेंडेंट ऐसा आप लिख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आप जो है, अगर आप माइनर है, अगर आप 18 के नीचे है या तो फिर आप अनसाउंड माइंड के हैं, तो आप जो है वो डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर सकते। ये सीपीसी का एक रूल है। आपको नेक्स्ट फ्रेंड, मतलब आपसे जो मैच्योर है, मेजोरिटी के एज में आता है, उसको आपके साथ वो आपकी हेल्प कर सकता है केस फाइल करने में। और वही चीज़ जो है वो जो मेजर होता है वो यही समझेगा कि ये मेरा खुद का केस है और मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोर्ट में। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने आपको बता दिया कि वही होता है जो माइनर के बिहाफ पे केस फाइल करता है और वही खुद लड़ता है जजमेंट आने तक, और जो जजमेंट आएगा वही माइनर के लिए अप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं बॉडी ऑफ फैक्ट। ये सबसे मेन बात होती है प्लेंट में। सबसे पहले तो आपने कोर्ट का नाम लिख दिया, पार्टी के नाम लिख दिया, एबीसी वर्सेस पीक्यूआर, मतलब प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, ये हो गया। अब बात करते हैं मेन फैक्ट, मतलब आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि क्या हुआ था, कि आप क्या है, आप क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, फिर आपने डिफेंडेंट को कब मिले, आपने उसको कितना पैसा दिया था, फिर उसने आपको कैसे डैमेज पहुंचाया। सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखने के बाद वो आपको मेंशन करनी पड़ती है। अगर आपने केस फाइल करने के टाइम पे उसको मेंशन नहीं किया तो कोर्ट जो है वो आपसे हक छीन लेती है बाद में उसको ऐड करने में। समझो आपने 10 पॉइंट ऐड किए हैं और आप केस फाइल करने के टाइम पे ये भूल गए कि आपको और एक फैक्ट डालना है, तो कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एप्लीकेशन देके। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि उसको ऐड करना है कि नहीं करना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आप जब केस फाइल करते हैं तभी ही आपको सारे पॉइंट इंक्लूड कर देने हैं जो भी आपको पता है, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू नॉलेज आपको याद है। ये हो गया। फिर प्लेंटिफ जो है उसको सारे मटेरियल फैक्ट जो है वो कोर्ट को बताने पड़ते हैं, उसके बेसिस पे आज जो कोर्ट है वो जजमेंट दे देती है। ये हो गया। फिर अब बात करते हैं, अगर प्लेंटिफ बोलता है कि मुझे इतना अमाउंट का कंपनसेशन चाहिए केस फाइल करने के बाद, तभी कभी कभी क्या होता है ना, उसके एरिया में जो कोर्ट आती है उसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं होता इतना अमाउंट देने में, तो प्लेंटिफ जो है वो अपना क्लेम जो है वो कम कर सकता है ताकि वो अपने एरिया में जो कंफर्टेबल कोर्ट है उसमें केस फाइल कर सकता है। मगर उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप फिर एक बार जजमेंट आ गया फिर आप उस क्लेम को बढ़ा नहीं सकते, जितना रहेगा उतना ही आपको रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में। दोस्तों ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि ज्यूरिडिक्शन बहुत तरह के होते हैं। सबसे मेन दो चीज़ ये है कि एक तो टेरिटोरियल, दूसरा पेक्यूनरी। टेरिटोरियल आपका जो घर है उसके नज़दीक में कौन सा कोर्ट आता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल। पेक्यूनरी मतलब मनी रिलेटेड होता है। अभी कोई कोर्ट ऐसी होती है जो आपके घर के बहुत नज़दीक है मगर आपका जो क्लेम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सीधा हाई कोर्ट में जाएगा, फिर आपको लोअर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया टेरिटोरियल और पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। लास्ट में आता है सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे ही आपने कभी लाइफ में अगर प्लेन ड्राफ्ट किया है तो आप इस वीडियो को आराम से समझ पाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग प्रैक्टिकल तरीका समझना चाहते हैं वो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं कि आपको एक प्रैक्टिकल तरीका मालूम रहेगा कि प्लेन जो है वो कैसे काम करता है। अब बात करते हैं सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन क्या होता है। सारा चीज़ लिखने के बाद, मतलब आपने कोर्ट का नाम लिख दिया, पार्टी के नाम लिख दे, मैटर जो था फैक्ट पूरा पॉइंट वाइज बता दिया। अब लास्ट में एक वेरिफिकेशन होता है ज्यूरिडिक्शन लिखने के बाद। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि पॉइंट नंबर 1 से लेके फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 4 तक
मेरे हिसाब से सारी चीज़ मैंने सही लिखी है। फिर नीचे एक दूसरा पैराग्राफ रहेगा जहाँ पे एडवोकेट बोलेगा कि मैंने लीगल पॉइंट ये नंबर से लेके ये नंबर तक जो भी डाला है वो मेरे हिसाब से सही है। ये हो जाने के बाद जो है वो सिग्नेचर होता है। फिर आपको आपका जो प्लेंट है उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको जेरोक्स करके प्लेंट के पीछे स्टेपल कर देना, या तो उसको स्टिचेस कर देना है। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पे स्टिचेस किया हुआ रखना पड़ता है, अगर आप लोअर कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पे स्टेपल भी चलता है। तो डिपेंड होता है आप कौन सी कोर्ट में जा रहे हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखना कि आपको जो है वो जेरोक्स डॉक्यूमेंट ही लगाना है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लेंट पे नहीं दे सकते। अब बात करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर आपने प्लेंट के साथ केस फाइल कर दिया तो क्या होगा, आपका प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जी दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करना है। ये इसका एक रीज़न है क्योंकि कोर्ट जो है वो कभी कभी घुमा देती है डॉक्यूमेंट को, तो पार्टी जो है उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए जेरोक्स कॉपी लगाना कंपलसरी हो गया है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट। प्लेंट कब रिटर्न आ जाएगा। अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है यहाँ पे। अगर आपने सही से नाम नहीं लिखा, एड्रेस बराबर नहीं डाला है, आपने ज्यूरिसडिक्शन गलत डाल दिया है, जिस कोर्ट में आप ज्यूरिसडिक्शन मतलब जिस कोर्ट में आप केस फाइल कर रहे हो वहाँ उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं, तो आपका जो केस है, आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अब दूसरा है अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट। क्या अमेंडमेंट हो सकता है एक बार केस फाइल कर दिया उसके बाद? यस, हो सकता है। देखिए, अमेंडमेंट जो है उसके लिए आपको कोर्ट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मुझे ये पॉइंट जो प्लेंट में मैंने दिया था वो मुझे अमेंड करना है। अमेंड कर दिया उसके बाद क्या होता है ना, आपका जो कंफर्ट जोन है वो बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप हड़बड़ी में केस फाइल कर देते हैं और आप अपने एडवोकेट को भी नहीं बताते कि मेरे साथ ये भी हुआ था। बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ, मुझे ये भी हुआ था और ये भी मुझे कोर्ट को बताना है। तो आप जो है वो अपना प्लेन जो है वो अमेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यही कुछ खास चीज़ें मैंने आपको बताई है यहाँ पे, जो एक थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों को ध्यान में रख के बनाया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।